Hello, dear students. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am वनीता प्राशर आपके पास फिर आई हूँ एक वन लाइनर का कंसेप्ट लेके। चलिए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट इज एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर विच द पर्सन पुटिंग इट विशेज टू एक्सपेक्ट्स टू रिसीव इज कॉल्ड लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन क्या होते हैं? लीडिंग क्वेश्चन क्या होते हैं कि जब कोई व्यक्ति जो एक आंसर देने वाला हो उस क्वेश्चन से रिलेटेड, कि किसी से कोई क्वेश्चन पूछा गया है और जो उस केस से लीड कर रहा हो, उस केस से रिलेटेड हो, केस के बाहर का क्वेश्चन ना हो, अगर ऐसा कुछ है तो उसको क्या बोला जाता है? लीडिंग क्वेश्चन बोला जाता है। सेक्शन 141 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट टॉक अबाउट दिस कंसेप्ट। लीडिंग क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन जो उस केस से रिलेटेड, अगर किसी का मर्डर केस हुआ है तो उस मर्डर केस में किसी व्यक्ति की जो कहीं दूर है, उसकी फैमिली मेम्बर है, उसके बारे में डिटेल पूछने का क्या राइट है। तो इस प्रकार के जो है क्वेश्चन वो लीडिंग क्वेश्चन नहीं होंगी। लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नोट इफ ऑब्जेक्टेड टू बाय द एड्रेस पार्ट बी आस्क्ड इन एन एग्जामिनेशन चीफ। वैसे तो क्या है, नॉर्मली लीडिंग क्वेश्चन जो है क्रॉस एग्जामिनेशन में ही पूछे जाते हैं, बट इफ़ द अदर पार्टी नॉट ऑब्जेक्ट, एडवर्स पार्टी मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन में कौन पूछता है? डिफेंस पूछता है। अगर मान लो वो ऑब्जेक्शन नहीं करती है तो प्रोसिक्यूशन है वो भी एग्जामिनेशन इन चीफ में भी पूछा जा सकता है और री एग्जामिनेशन में भी, एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, बिना कोर्ट की परमिशन के। जरूरी नहीं है कि उसे कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज, ये कहाँ लिखा हुआ है आपका? ये लिखा हुआ है सेक्शन 142 में। 142 में क्या लिखा है कि लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट ऑब्जेक्टेड। ये वाला पॉइंट हो गया हमारा। The court shall permit leading question as to matter which are introductory और undisputed। ऐसे मैटर को भी कोर्ट अलाउ कर सकती है जो इंट्रोडक्टरी है, जो किसी भी केस का इंट्रोडक्शन होता हो, या मान लीजिए कोई ऐसा मैटर है जिस पर कोई विवाद नहीं है तो उस क्वेश्चन को पूछने के लिए कोर्ट परमिट कर सकती है, या फिर ऑपोजिट पार्टी ऑब्जेक्ट ना करे तब कर सकती है, या कोर्ट की परमिशन से हो सकता है। उस मामले में लीडिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करता है सेक्शन 152 अनेबल द कोर्ट टू फॉरबिड क्वेश्चन विच आर आस्क्ड ओनली टू इंसल्ट और अनॉय द विटनेस। ऐसे क्वेश्चन जो किसी भी विटनेस को इंसल्ट करने के लिए या उसको खींच देने के लिए बोला जा रहा हो, तो ऐसे विटनेस से कोई क्वेश्चनिंग की जा रही है तो उसको कोर्ट कह सकती है कि नहीं पूछ सकते। इंसल्ट का मतलब है कोई मान लो कॉल गर्ल है, ठीक है, वो कॉल गर्ल उसका काम है, लेकिन उस केस में उसकी कॉल गर्ल यानी कि उसकी पर्सनल लाइफ का कोई मैटर नहीं है, लेकिन उसकी कॉल गर्ल के जो बिजनेस है उसका या जो प्रोफेशन है उस पर क्वेश्चनिंग हो रही है, तो वो क्या है, वो उसको इंसल्ट कर रहा है, तो कोर्ट वहाँ पर मना कर सकती है। सेक्शन 152 जो बात होगी इसकी 154 ये कहता है कि द प्रिंसिपल दैट अ विटनेस वेदर ऑफ वन पार्टी और अदर शुड नॉट बी गिवन मोर क्रेडिट देन ही रियली डिजर्व। कि कोई भी पार्टी का विटनेस हो उसे सिर्फ उतना ही क्रेडिट दिया जाएगा जितने को डिजर्व करते हैं। ये बात करता है सेक्शन 154, बात करता है हॉस्टाइल विटनेस की, कि एक व्यक्ति ने कोई पहले कोई स्टेटमेंट दे दी लेकिन बाद में वो अपनी बात से मुकर जाता है, दैट कैन बी ट्रीटेड एज ए हॉस्टाइल विटनेस। नेक्स्ट पॉइंट इज अ विटनेस हु इज एसेंशियल टू द अनफोल्डिंग ऑफ द नरेटिव ऑन विच द प्रोसिक्यूशन इज बेस्ड इज नोन एज मटीरियल विटनेस। एक ऐसा विटनेस जो सारी की सारी बातों को जानता है उसके से रिलेटेड, और वो जब गवाही देने आएगा तो हर एक बात को वो सामने रख सकता है। ऐसे विटनेस को क्या कहा जाता है? मटीरियल विटनेस कहा जाता है। ये किसका होता है? प्रोसिक्यूशन का होता है। नेक्स्ट इज वेयर द वाइफ ऑफ ए पार्टनर was called upon to produce a deed of dissolution of the firm, she was not permitted to be examined as a witness। अब वाइफ है, हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड की मान लो डेथ हो गई है या कोई इशू अराइज हो गया है, तो हस्बैंड एक पार्टनरशिप में था। अब पार्टनरशिप में था तो उसकी जगह उसकी वाइफ को बुलाया जाता है कि वो कुछ वहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करके जाए। अगर वो डॉक्यूमेंट वहाँ प्रेजेंट करती है तो उसे विटनेस नहीं माना जाएगा। ये भी कोर्ट में एक प्रोसीजर दिया हुआ है, एक ये इस वजह से दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति कोर्ट में आने से हिचकिचाए ना। फिर नेक्स्ट है एनी राइटिंग कैन बी मेड यूज ऑफ फॉर द पर्पज ऑफ रिफ्रेशिंग द मेमोरी ऑफ ए विटनेस। कोई भी राइटिंग जो है उसको अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए किया जा रहा है तो उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे पुलिस वाले ने आज से बहुत टाइम पहले चालान बनाया था और अब उसकी गवाही आ रही है, तो गवाही आने के टाइम पर पुलिस वाले डेली इतने केसेस की डीलिंग करता है, हो सकता है उसे वो फैक्ट याद नहीं है। अगर वो उसको रिफ्रेश कर रहा है अपनी मेमोरी को, अगर वो खुद रिफ्रेश करने के लिए उसको ले रहा है, डॉक्यूमेंट को पढ़ रहा है, तो आप ये मानिए
कि फिर सामने वाली पार्टी जो एडवर्स पार्टी है उसको भी राइट हो जाएगा उस डॉक्यूमेंट को गो थ्रू करने का। ठीक है, तो इस मैटर में वो दूसरी पार्टी भी उसको गो थ्रू कर सकती है। नेक्स्ट इज रिफ्रेशिंग मेमोरी की बात कहाँ पर होती है? सेक्शन 159 में। इसको ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट इज इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द डॉक्यूमेंट और राइटिंग यूज फॉर रिफ्रेशिंग द मेमोरी शुड बी रेलेवेंट और एडमिसिबल इन एविडेंस। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी वो रिफ्रेश करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहा है वो रेलेवेंट है या नहीं है, वो एडमिशन होगा कोर्ट में, एडमिसिबल होगा या नहीं होगा, इट डजेंट मैटर। इट इज़ ओनली फॉर द पर्पज ऑफ रिफ्रेशिंग द मेमोरी, कि वो व्यक्ति अपनी मेमोरी को दोबारा से खंगाल रहा है, याद कर रहा है। सेक्शन 162 से लेके 164 जो है वो कहता है कि द रूल एज टू प्रोडक्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विच सेक्शन डील्स विद द रूल्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रांसलेशन, तो वो बात आ जाएगा 162 से लेके 164 तक यही बातें करता है। 162 क्या कहता है? 162 कहता है कि इट मेक्स इट ऑब्लिगेटरी ऑन द विटनेस, विटनेस के लिए कंपलसरी है टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट समन बाय द कोर्ट, कि जब कोर्ट ने समन कर दिया कि आप उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस करोगे तो आप वहाँ पर मना नहीं कर सकते। ये बात करता है 162। 159 जो हमने पहले भी पढ़ा था, 159 रिफ्रेशिंग मेमोरी है। डॉक्यूमेंट जो है वो अपने आप में एविडेंस नहीं माना जाएगा जब तक इसे टेंडर ना किया गया, जब तक इसे कोर्ट में पेश ना किया जाए। अंडर सेक्शन 160 क्या कहता है? 160 कहता है कि द डॉक्यूमेंट, सॉरी ये लाइन तो हमने कर ही ली थी, हाँ ये की थी। अंडर सेक्शन 160 द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ इज स्टैंडर्ड एंड इज एविडेंस। अगर कोर्ट में कोई पेश कर दिया गया डॉक्यूमेंट वो एविडेंस बन जाता है। इफ़ इट इज़ नेसेसरी फॉर द डॉक्यूमेंट टू बी ट्रांसलेटेड, अगर ये भी आवश्यक हो जाए कि उस डॉक्यूमेंट को हमें ट्रांसलेट भी करना ज़रूरी है तो कोर्ट वहाँ पर ट्रांसलेटर का अरेंजमेंट कर देगा टू कीप द कंटेंट सीक्रेट, जिससे कि वो कंटेंट्स हैं वो उस कंटेंट का मतलब क्या होता है, जो भी उसमें लिखा हुआ है एविडेंस के अंदर या कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर वो सीक्रेट रखा जाए। अनलेस द डॉक्यूमेंट इज टू बी गिवन एविडेंस, जब तक कि वो एविडेंस में ना आ जाए। अगर एविडेंस में कोई डॉक्यूमेंट दे दिया फिर तो वो सीक्रेट रहा नहीं, फिर तो सभी के सामने आ जाएगा। लेकिन जब तक वो एविडेंस में नहीं दिया गया है तब ये माना जाएगा कि अगर उसको ट्रांसलेट भी करना है तो ट्रांसलेटर को बुलाया जा सकता है। इफ़ द ट्रांसलेटर डिसओबे द इंस्ट्रक्शन, अगर ट्रांसलेटर जो है डिसओबे करता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस कोर्ट देती है, अगर कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस को नहीं मानता ट्रांसलेटर तो उसको ये माना जाएगा कि उसने एक ऑफेंस किया है। सेक्शन 166 आईपीसी में, 166 आईपीसी भी काफ़ी अच्छा सेक्शन है अपने आप में। इससे कोई व्यक्ति जो है कोर्ट की परमिशन, कोर्ट के जो रूल्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको मानने से मना नहीं कर सकता। तो 166 को भी आप इसके साथ गो थ्रो कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आप माइंड में रखिए। अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो 166 भी एक बार निकाल लीजिए, थोड़ा सा उसको गो थ्रो कर लेते हैं, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए एविडेंस भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट आईपीसी है। दैट डजेंट मैटर कि आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं, तो उन दोनों को आपस में इंटरलेट करके पढ़ा जा सकता है। 166 ये कहता है कि जब भी कोई पब्लिक सर्वेंट है डिसओबे कर रहा है, उसकी इंटेंशन है किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाने की, तो उस मैटर में यहाँ पर ट्रांसलेटर अगर सही से ट्रांसलेट नहीं कर रहा तो फिर उसको पनिशमेंट दी जा सकती है। ये है हमारा आज का छोटा सा लेक्चर। अब मुश्किल से वन लाइनर्स के 2 लेक्चर और बनेंगे। उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो नोट्स है, मैं आपको टेलीग्राम में अपलोड इनको कर दूंगी और फिर आप उन्हें वहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आपके लिए हेल्पफुल है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि इसमें अभी भी कुछ कमियां हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैम आप ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर लीजिए। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।